हेलो स्टूडेंट, टुडेस टॉपिक इज द इम्पल्स ऑफ ए फोर्स। सबसे पहले समझते हैं कि इम्पल्स क्या है। देखिए, इम्पल्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ लार्ज फोर्स टू द स्मॉल टाइम इंटरवल फॉर विच इट एक्ट्स। कहने का ये मतलब है कि जो इम्पल्स को हम लोग जे से दिखाते हैं, कुछ बुक में आई से भी दिखाया हुआ है, तो वो उसको हम लोग रहने देंगे। जे इक्वल टू एफ प्रोडक्ट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ फोर्स and the small time interval del t. This is called the force. This is called the impulse. ठीक है। जब भी लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगता है तो उसको बोलते हैं इम्पल्स। एग्जाम्पल के लिए हैमरिंग, स्लैपिंग, ठीक है, ये सब क्या है, इसमें हम एक किक द फुटबॉल, तो वहां पे हम जो है एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स को एक शॉर्ट इंटरवल के लिए लगाते हैं, ठीक है। और उस केस में हम लोग इम्पल्स का मेजरमेंट करेंगे एफ इंटू डेल टी से। देखिएगा, इम्पल्स और फोर्स में अंतर है, ठीक है। अगर हम फोर्स की बात करते हैं तो हमारी ये ऑब्जेक्ट है, तो अगर हम लोग फोर्स की अगर बात करते हैं तो इस ऑब्जेक्ट को एक आदमी जो है वो लगातार धक्का दे रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये फोर्स है। जब इसको हम लोग लगातार धक्का दे रहे हैं, पुश करते जा रहा है, करते जा रहे को आगे की तरफ ये खिसका रहा है, ठीक है, ये फोर्स है। लेकिन अगर हम लोग बात करें लाइक फुटबॉल की, फुटबॉल को किक करना, ठीक है। अगर फुटबॉल को अगर हम किक करते हैं तो ये क्या है, यहां पे हम फोर्स अप्लाई करते नहीं रहे, कॉन्टिन्यूअस फोर्स नहीं अप्लाई करते हैं, हम एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक शॉर्ट टाइम के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से इंपल्स हम देते हैं इसे। SI यूनिट ऑफ इंपल्स इज SI यूनिट ऑफ इंपल्स क्या होता है, फोर्स का न्यूटन हो जाएगा और टाइम का सेकंड हो जाएगा। क्या न्यूटन सेकंड इससे पहले भी किसी की यूनिट जानते हैं? याद करने की कोशिश करिए, याद आ जाए तो ठीक है, नहीं तो अभी हम लोग पता लगाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे कैलकुलेशन को बढ़ाते हैं। J इक्वल टू एफ इंटू डेल टी, और F की वैल्यू क्या होती है,
m into a by the Newton's second law of motion. यहां लिख सकते हैं J इक्वल टू एम ए डेल टी, और a की वैल्यू क्या होती है? a तो एक्सेलरेशन है ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो हम लिख सकते हैं m, और इस a की जगह पर लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, और यहां पर भी क्या है? चेंज इन टाइम। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? m डेल v, और डेल v का क्या मतलब होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो एक तरीके से यहाँ v माइनस यू लिखा हुआ है, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम। जो ऊपर मैं आपको बोल रहा था कि न्यूटन सेकंड किसी की यूनिट है, याद करने की कोशिश करिए तो आपको याद आ गया होगा कि मोमेंटम की यूनिट है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि मोमेंटम की यूनिट क्यों आ जा रही है, क्योंकि एक्चुअल में जो इंपल्स है उसका मेजरमेंट अगर हम चाहें तो चेंज इन मोमेंटम के टर्म में भी मेजरमेंट कर सकते हैं। यहां मैं लिख देता हूं, इंपल्स कैन बी मेजर by measuring the change in momentum. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सपोज दैट कि कोई एक बॉडी है, ठीक है, जो इनिशियली रेस्ट में है, और इसके ऊपर हमने कुछ फोर्स लगाया और उस फोर्स से ये मोशन में आ गया। पहले वो रेस्ट में था, ठीक है, पहले क्या है, वो रेस्ट में है, और जब हमने फोर्स लगाया तो कुछ मोशन में आ गया, उसकी वेलोसिटी हो गई v, f फोर्स लगाने से। तो इसका इंपल्स हमें कैलकुलेट करना है कि कितना इंपल्स हुआ। ठीक है, तो इंपल्स का कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं? या मैंने एक पर्टिकुलर केस लिया एग्जांपल के तौर पे, J इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, तो m इक्वल टू v माइनस यू। तो आपका कितना आ जाएगा? m तो m है, इसका मास m है बॉडी का, और v है, और u की वैल्यू 0 है, तो m इंटू वी। तो यहां पर आपका आ गया J की वैल्यू m इंटू वी, और m इंटू वी को क्या बोलते हैं? m इंटू वी को फाइनल मोमेंटम बोलेंगे क्या? मैं P लिख देता हूं, मोमेंटम, मोमेंटम अचीव्ड बाय द बॉडी। तो एक तरीके से अगर आप चाहो, अगर आपका इच्छा कर रहा हो, तो मोमेंटम की डेफिनेशन आप यहां से भी बना सकते हो। बोल सकते हो आप, द मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज द इंपल्स रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द पार्टिकल फ्रॉम रेस्ट टू द प्रेजेंट स्टेट ऑफ मोशन। मतलब मोमेंटम किसी बॉडी का वो इंपल्स है जो कि उसको रेस्ट से प्रेजेंट मोशन में लाने के लिए चाहिए होता है। अगर आपकी इच्छा करे तो आप मोमेंटम की डेफिनेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं लिख दूं क्या इस बात को? लिख देते हैं, वी कैन डिफाइन मोमेंटम such that such that momentum
of a particle is the impulse के बराबर है ना, impulse required to bring the body from rest to present state of motion. ठीक है, रेस्ट से प्रेजेंट स्टेट ऑफ मोशन तक लाने में जितना इंपल्स रिक्वायर्ड होगा वही मोमेंटम है। चलिए अब आते हैं कुछ एग्जांपल्स पे। एप्लीकेशन ऑफ इंपल्स। कुछ इंपल्स के एप्लीकेशंस को देखा जाए। जो पहला एप्लीकेशन है वो डिस्कस करते हैं। एक क्रिकेटर moves his hand while catching the ball. ठीक है, देखिए यहां पर फॉर्मूला मैं लिख दूं, J इक्वल टू F इंटू डेल टी। मतलब जो इंपल्स है वो फोर्स और टाइम का मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, कांस्टेंट इंपल्स के लिए अगर इंपल्स फिक्स हो तो उसके लिए अगर फोर्स की वैल्यू लार्ज होगी तो टाइम इंटरवल छोटा होगा, अगर फोर्स की वैल्यू कम होगी तो टाइम इंटरवल बड़ा होगा। ठीक है, देख क्रिकेटर अपने हाथ को जब पीछे खींचता है तो होता क्या है एक्चुअल में। मैं कोशिश कर रहा हूं बनाने की। ये क्या, तो जादू वाला हाथ बन रहा है। ठीक है, अब ये बॉल को कैच करने की कोशिश करता है। जब बॉल को कैच करने की कोशिश करेगा तो इसका हाथ जो है वो कुछ इंपल्स को रिसीव करेगा। ठीक है, यानी कि वो कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ इंपल्स को रिसीव करता है। जब वो इंपल्स को रिसीव कर रहा है तो हम लोग अपने हाथ को पीछे करके ड्यूरेशन को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर ड्यूरेशन बढ़ेगा तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और हमारे हाथ पे कम चोट लगेगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल सी बात है कि ये जो बॉल है ये हमारे हाथ पे जो इंपल्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है, उस इंपल्स में फोर्स और टाइम दोनों है। तो अगर हम टाइम को बढ़ाएंगे तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, अगर किसी को ये बात समझने में दिक्कत हो रही हो तो ये चीज को समझो। F इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, J अपॉन डेल टी।
तो यहां से एफ और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए ना, तो एक बढ़ेगा तो दूसरा कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जंप ऑन कच्चा फ्लोर। कच्चा फ्लोर मतलब है कि आप जो है मिट्टी पर या फिर ऐसे जगहों पर अगर आप जंप कर रहे हैं। एंड पक्का फ्लोर। पक्का फ्लोर मतलब जैसे कि आप मार्बल्स पे या फिर टाइल्स पे या मतलब सीमेंटेड वाले फर्श पे या कंक्रीट पे, ऐसे जगह पे जब आप जंप कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस। तो देखिए, ये मैं दो एग्जांपल ले ले रहा हूँ। एक कच्चा फ्लोर है और एक पक्का फ्लोर है। ये कच्चा है और ये पक्का। ठीक है, और आप जो है इस पे जंप कर रहे हो। बहुत डिटेल में जानते हैं, बस ऐसे ही बना दिया मैंने आपको। ठीक है, अब अपना हाथ पैर के बारे में मत, चलो हाथ पैर ही बना देते हैं। ठीक, अब आप इस पे जंप कर रहे हो। तो जब आप कच्चा फ्लोर पे जंप करोगे तो आप क्या होगा, आपकी जो बॉडी है वो थोड़ा सा इस, चूंकि कच्चा फ्लोर है तो आपकी बॉडी थोड़ा सा नीचे की तरफ दब जाएगी, है ना। लेकिन अब पक्का फ्लोर है तो आपकी बॉडी डायरेक्ट यहीं पर आ जाएगी, यानी कि यहां पे आपकी बॉडी सडनली रेस्ट में आ जाएगी। सडनली कम्स एट रेस्ट। सडनली कम्स एट रेस्ट का मतलब यह है कि डेल्टी की वैल्यू कम होगी, और अगर डेल्टी की वैल्यू कम होगी तो फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी। यानी कि पक्का फ्लोर पे जंप करने पर आपको ज्यादा चोट लगेगा, लेकिन कच्चा फ्लोर पे जब आप जंप करोगे तो आप थोड़ा सा उसके अंदर धस जाओगे, समझ में आ रहा है ना, जरा सा नीचे की तरफ आओगे। तो इसके रिस्पेक्ट में यहां पर टाइम इंटरवल थोड़ा सा ज्यादा होगा, और टाइम इंटरवल अगर ज्यादा होगा तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। यही रीजन है कि सैंड पर या फिर जहां पर लोग हाई जंप या लॉन्ग जंप करते हैं, वहां पे आप देखोगे कि वहां की जो मिट्टी है वो थोड़ी सी भुरभुरी कर दी जाती है, वहां तो आप बालू डाल देते हैं। ठीक है, जिस वजह से उनको जो है चोट कम लगे। और भी एग्जांपल्स हैं, एक एग्जांपल और देखेंगे। व्हीकल्स प्रोवाइडेड विथ शॉकर। जो आपकी कार मोटरसाइकिल होते हैं, इसमें शॉकर्स लगे होते हैं। ये शॉकर्स काम क्या करते हैं, देखो। हम एक जनरल शॉकर को लेकर के चलते हैं जो आपके मोटरसाइकिल में लगा रहता है। ठीक है, ये आपका पहिया, इसमें कोई दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करेगा कि कार ऐसा मतलब मोटरसाइकिल ऐसा मैंने बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है, कैसा ही बना सकता है।
ये हैंडल है और ये सीट है। यहां पर जो है शॉकर्स बने होते हैं, ऐसे शॉकर्स लगे रहते हैं। मैं यहां पर भी लगा दे रहा हूं। ठीक है, तो ये शॉकर्स काम क्या करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, उसको समझा जाए। एक्चुअल में मान लीजिए कि यहां से कोई जंप, कोई मतलब किसी भी टाइप का ये जंप करता है, ठीक है, किसी टाइप के जंप करता है, तो ये जब जब जंप करेगा तो यहां से जर्क पास होगा, यहां से इसे जर्क ऊपर की तरफ जाएगा, है ना, यहां से जर्क जाएगा ऊपर की तरफ। जब जर्क ऊपर की तरफ जाएगा तो ये शॉकर्स हैं, सॉकर में स्प्रिंग लगा होता है, उस स्प्रिंग की मदद से ये जो जर्क जो है, ये इसका ड्यूरेशन ऑफ टाइम बढ़ जाएगा। ये जर्क जब आपकी सीट तक पहुंचेगा तो वहां तक इसका ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो है, डेल्टी जो है, ये इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि शॉकर्स लगा है तो शॉकर तुरंत तो कंप्रेस होगा नहीं, वो धीरे धीरे कंप्रेस होगा, तो टाइम बढ़ जाएगा, और जब टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। और इसीलिए आपको जो शॉकर वाली जो साइकिल या शॉकर वाले जो गाड़ी होता है, इसको इस पे आपको जर्क कम लगता है, आपको फील कम होता है, ठीक है, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज हो जाता है और फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। अब मैं आपको बता रहा हूं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और मुझे लगता है ये तो सबकी जबान पर ही रहता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन दुनिया का सबसे आसान मोशन है, ये लॉ है। ये तो रियल लाइफ में भी देखा जा सकता है, ठीक है, इसमें ज्यादा मुझे लगता नहीं है कि न्यूटन साहब को ज्यादा दिमाग लगा होगा इसको बनाने में, ऐसी बात नहीं, लग भी सकता है। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? एवरी एक्शन देयर इज ए एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। It states that every action there is a there is an equal and opposite reaction. ठीक है, तो ये है हमारा न्यूटन्स का थर्ड लॉ, कि अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे तो वो बॉडी भी हमारे ऊपर इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे दो बॉडी ले रहा हूं, बॉडी ए और बॉडी बी। जो बॉडी ए है ये ऐसे फोर्स लगा रहा है, ये ऐसे फोर्स लगा रहा है, बॉडी ए बॉडी बी। मान लीजिए एक तरीके सोचिए कि जो बॉडी बी है वो ए को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये वाला फोर्स वो लगाएगा ना, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, और ए जो है वो बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ठीक, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, above law
FAB, force on A due to B, must be equal to the force on B due to A, and the direction is opposite. अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो यहां क्या लगाएंगे, माइनस साइन। ठीक है, तो यही हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ है। रियल लाइफ में भी काम आता है। आप किसी को एक झापड़ मार के देखिए, वो भी आपको मार देगा, लेकिन वो इसकी गारंटी नहीं है कि वो इक्वल फोर्स लगाएगा, वहां पे गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ नेचर के लाइफ में ऐसा काम करता है। कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, चलिए इसको डिस्कस किया जाए। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। 5 मिनट का और टाइम लूंगा मैं। एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। फर्स्ट एग्जांपल है वॉकिंग ऑन ग्राउंड। जब हम लोग जमीन पे चलते हैं तो भी हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं। किस तरीके से, देखिए। मैंने उंगलियां को ज्यादा तो नहीं बना दी, नहीं ठीक। देखिए, जब आप आगे की तरफ चलते हैं तो आपका जो फिंगर होता है वो एक तरीके से जमीन को टच करता है और आपकी एड़ी जो होती है ऊपर हो जाती है। इस तरीके से जो डायग्राम मैंने बनाया सही बनाया। यहां पर एक्चुअल में आप क्या करते हो, आप अपने फीट के हेल्प से ग्राउंड के ऊपर एक फोर्स लगाते हो। इस तरीके से जो रेड वाला मैंने बनाया, ये फोर्स आपने लगाया ग्राउंड के ऊपर। ठीक है, अब न्यूटन सेकेंड लॉ को न्यूटन साहब को ग्राउंड जानता है, तो उनके अकॉर्डिंग जो है ग्राउंड भी आपके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, इक्वल फोर्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन, जो मैंने ब्लू कलर का ड्रॉ किया। ठीक है, ये फोर्स आपने लगाया ऑन द ग्राउंड बाय द मैन। ये क्या है, ऑन द मैन बाय द ग्राउंड। अब ये जो फोर्स ब्लू कलर का जो फोर्स है, ये दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट में। जो इसको मैं F1 और F2 लिख देता हूं। जो F1 कंपोनेंट है ये हमारे बॉडी के वेट को बैलेंस करता है। ठीक है, और जो F2 कंपोनेंट है ये हमें आगे बढ़ने में हेल्प करता है। इसकी वजह से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ का एग्जांपल, वॉकिंग ऑन द ग्राउंड। कुछ और भी एग्जांपल ले लूंगा मैं, जैसे लाइक स्विमिंग। स्विमिंग में क्या होता है, अरे पहले पानी तो बना दूं, ये रह गया पानी। चलिए इसमें स्विम किया जाए। स्विमिंग में क्या होता है कि कोई भी आदमी जो, अरे यार, कोई भी आदमी जो होता है वो अपने हाथ से क्या होता है, वाटर के ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगाता है। ठीक है, और इसके बदले में वाटर उस आदमी पे आगे की तरफ फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यही चीज वो जो नाव में पतवार समझते हैं ना, जो होता है एक डंडा चम्मच की तरह, उसको लेकर के जब हम लोग उससे फोर्स पीछे की तरफ, वाटर को पीछे की तरफ ढकेलते हैं, तो वाटर हम लोगों को आगे की तरफ ढकेलती है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि न्यूटन्स
थर्ड लॉ पे बेस्ड है।